हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है तंतु का परीक्षण, यानी कि तंतु कह लीजिए या रेशे कह लीजिए या फाइबर कह लीजिए, फाइबर का टेस्ट। तो फाइबर का टेस्ट क्यों करना ज़रूरी है, क्यों जानना ज़रूरी है, तंतु का परीक्षण हम क्यों करते हैं। तो पहली तो बात है कि तंतु का परीक्षण इसलिए करते हैं ताकि तंतु असली जो रेशे हैं, असली जो फाइबर है, असली और नकली की हम पहचान कर सकें। क्योंकि मिलावटी बहुत फाइबर आते हैं, है ना। प्योर अगर आपको पहचान नहीं रहेगी प्योर सिल्क की, तो आप उसमें मिलावटी सिल्क खरीद लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसी तरह प्योर ऊन की पहचान नहीं होगी कि ऊन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिल्क में क्या क्या प्रॉपर्टीज़, जो प्योर सिल्क होता है उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ है, जो प्योर ऊल होता है उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसकी क्या गुण हैं, आपके कॉटन के क्या गुण है, लेनिन के क्या गुण है। तो हम उसके गुण और दोष को जानते हैं, परीक्षण के द्वारा रेशों के गुण और दोष को जानते हैं। साथ ही साथ हम ये समझते हैं कि कौन से रेशे हमें गर्मी प्रदान करेंगे, तो गर्मी में पहनने, कौन से रेशे हमें ठंडे में पहनने के लिए चाहिए, कौन से हमें रेशे हमें ठंडक प्रदान करेंगे ताकि हम गर्मी के दिनों में उसको यूज़ कर सकें। अगर किसी को नहीं पहचान रहेगी, जैसे कि नायलॉन है, नायलॉन कैसा रेशा है, तो नायलॉन चूँकि एक आपका केमिकल फाइबर है, केमिकल के द्वारा, रसायन के द्वारा बनाया गया मैनमेड फाइबर है। तो हमने पढ़ा था ना कि नायलॉन जो है पसीने को, पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसलिए वो गर्मी के लिए सूटेबल नहीं है। तो हम कैसे जानते हैं, तो इन्हीं परीक्षणों के द्वारा ही तो हमें पता होता है ना कि किस रेशे में क्या होगा, स्पर्श करेंगे तो कैसा फील होगा, पहनेंगे तो कैसा महसूस होगा, उसमें गर्मी मिलेगी या ठंडक मिलेगी। तो इन सब बातों को जानने के लिए हम रेशों का परीक्षण कहते हैं, है ना। उसकी हम टेस्ट करते हैं, साथ ही साथ हम ये टेस्ट करते हैं उसको जानने के लिए कि रेशा असली है या नकली है। आपका जो कपड़ा हमें, जो हमने मार्केट से ख़रीदा है, तो उसको हम एक रेशा निकाल के, उसका एक धागा निकाल के उसके टेस्ट करते हैं, है ना। तो समझ में आता है, अगर आपको पहचान है, आप टेस्ट कर पाते हैं तो कर पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे, आप जान रहे होंगे इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आप समझ पाएंगे कि रेशा नकली है या असली है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। में देखेंगे हम लोग कि जनरली ऐसे तो बहुत सारे परीक्षण होते हैं रेशों के, लेकिन हम कुछ जो मुख्य मुख्य परीक्षण हैं, जैसे माइक्रोस्कोपी टेस्ट है उसका, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण है उसकी, जो केमिकल टेस्ट है उसको समझेंगे, कुछ हम फिजिकल टेस्ट भी देखेंगे कि क्या क्या है। देखिए, ऐसे अगर परीक्षण की बात करें तो रेशों के परीक्षण को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं भौतिक परीक्षण और दूसरा हम रासायनिक परीक्षण। भौतिक परीक्षण जो कि हम देख पा रहे हैं, आपने हम कर लेते हैं, और रासायनिक परीक्षण होता है जो कि रसायनों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। रेशों का परीक्षण हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो भौतिक परीक्षण और दूसरा हम रासायनिक परीक्षण, यानी कि उसके दो भागों में बांटकर हम उसके टेस्ट देखते हैं, ठीक है। तो भौतिक परीक्षण के अंदर क्या आएगा, बहुत सारे परीक्षण टेस्ट आते हैं, जैसे कि बाह्य आकृति परीक्षण, ठीक है, जिसको कि अपीयरेंस टेस्ट कहते हैं। लंबाई और व्यास देखते हैं कि यानी कि लेंथ, एक प्रत्येक रेशा का लेंथ क्या होगा, उसका डायमीटर्स क्या होगा। आप जानते हैं ना, उस लेंथ के आकार पे तो हमने वर्गीकरण भी किया था, स्टेपल और फिलामेंट, है ना। तो हम उसका परीक्षण करते हैं कि कौन सा रेशा स्टेपल है, कौन आपका फिलामेंट है। फिर हम क्या करते हैं, फिलिंग टेस्ट करते हैं, यानी कि स्पर्श करके देखते हैं, छू के देखते हैं कैसा प्रतीत होता है, कैसा महसूस होता है छूने में, वो टेस्ट कर लेते हैं। फिर हम करते हैं तंतु तोड़ परीक्षण, यानी कि एक रेशे को तोड़ के, बीच से तोड़ के उसको, उसका देखा जाता है कि उसको परीक्षण किया जाता है कि कैसे उसमें से फुज्जियाँ निकल रही हैं, कैसे तोड़ने पर उसके कोने कैसे होंगे, नुकीले होंगे या सपाट होंगे या चिकने होंगे, उसका परीक्षण किया जाता है। फिर हम सिलवट परीक्षण देखते हैं, यानी कि ग्रीस परीक्षण, कि पहनने पर जब कपड़ा यूज़ कर रहे हैं हम उसे गारमेंट, तो क्या हो रहा है, वो उसमें क्रीज पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, या क्रीज पड़ रही है तो कितनी देर तक पड़ रही है, तो ये सब परीक्षण करते हैं। फिर दहन परीक्षण होता है, उसको जला के देखते हैं। स्याही परीक्षण, यानी कि इंक टेस्ट किया जाता है, इंक के द्वारा। तेल परीक्षण, ऑयल के द्वारा परीक्षण किया जाता है। नमी परीक्षण, उसको नमी ऑब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी देखी जाती है। वस्त्र विदीर्ण परीक्षण होता है, जैसे कि फैब्रिक को फाड़ के उसके आवाज़ को समझते हैं कि फाड़ने पे कैसी आवाज़ आती है, कितनी ताकत लगती है, इन सब बातों का हम इसमें परीक्षण में देखते हैं। फिर विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण होता है कि उसकी स्पेशल ग्रेविटी टेस्ट क्या होती है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके भौतिक परीक्षण में आ जाते हैं।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट की, जो कि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण है। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण सबसे विश्वसनीय परीक्षण माना जाता है, सबसे ऑथेंटिक ये परीक्षण टेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप है उसमें एक रेसे को डाल के देखते हैं और उससे जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी विश्वसनीय होता है। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण करने से पहले, जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करने से पहले क्या किया जाता है कि जो रेसे आपके कपड़े पे जितनी भी परिसज्जा है, जितनी भी प्रकार की फिनिशिंग है, उस फिनिशिंग को हटा दी जाती है। ठीक है, उस फिनिशिंग को क्या की जाती है, हटा दी जाती है। और ग्लिसरॉल और पानी की अगर टेस्ट करना है तो उस रेशे को ग्लिसरॉल का, यानी कि एक अनुपात आपका, एक अनुपात क्या होगा, 1:10 ग्लिसरॉल और पानी का अनुपात होता है। यानी कि आपका 1 ग्लिसरॉल और 10 भाग उसका पानी का यूज़ करके इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, परीक्षणों में सबसे ज़्यादा मोस्ट जो विश्वसनीय परीक्षण होता है वो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण माना जाता है। यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप से टेस्ट करते हैं तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। कौन सा टेस्ट? माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करने से पहले जितनी भी प्रकार की परिचर्या की गई है, यानी कि वस्त्र को सजाया गया है, वस्त्र को तो सजाया गया तो सारी परिचर्या को हटा दी जाती है। ठीक है, सभी परिचर्या को हटा दी जाएगी और आपका ग्लिसरॉल और पानी के 1:10 के अनुपात में क्या किया जाता है, लेके घोल बनाया जाता है, उसी में रेसे को ड्रिप करके तब माइक्रोस्कोप पे रख के टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आपके ग्लिसरॉल का क्या होता है, तो 1 अनुपात आपका ग्लिसरॉल होता है और 10 अनुपात पानी होता है। उसका एक घोल बनाया जाता है, उसी में एक तंतु को, एक रेसे को डाल के, किसी जिसका भी टेस्ट करना होता है उसमें डाल के तब माइक्रोस्कोप पे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन कौन सी, जैसे हम कॉटन की बात कर लेते हैं तो कॉटन का देखिए, कॉटन को जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, जब कॉटन को आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इसके जो अनुप्रस्थ काट होंगे, है ना, अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि जब रेसे को, किसी भी धागे को, मान लीजिए कि ये धागा है, मान लीजिए ये धागा है, ठीक है, एक धागा है, इसको अगर बीच से हम काट देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट। और जब ये धागा है और इसको हम लंबाई में देख रहे हैं तो इसको अनुदैर्ध्य काट कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी रेशा है, कोई भी धागा है, उसको बीच से काट देंगे, बीच से काट काट के देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुप्रस्थ काट हो जाएगा। यानी कि 2 टुकड़ों में करके हम उसको देख रहे हैं तो अनुप्रस्थ काट ये हो गया, और ये क्या, लॉन्गिट्यूड, ये उसका क्या हो गया, ये अनुदैर्ध्य काट हो गया। ठीक है, अनुदैर्ध्य काट मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, और अनुप्रस्थ काट मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। और आपका अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, यानी कि लंबाई में। ठीक है, तो आप जब कपास के रेशों को माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो अनुप्रस्थ काट के लिए, यानी कि उसको 2 टुकड़ों में करके देखेंगे जब, ठीक है, टुकड़ों में बीच से काट के देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, आपको वो ना बीन्स की तरह दिखेगा। देखिए, बीन्स की तरह दिखेगा वो जो रेशा आपका होता है, आप किडनी बीन्स जो होता है उसकी तरह दिखेगा। क्यों दिखेगा किडनी की बीन्स की तरह? देखिए, जब कच्ची अवस्था में होता है ना, जब कच्ची अवस्था में कपास होता है तो उसके अंदर एक लिक्विड भरी होती है। क्या भरी होती है? जब कपास जो होता है अपरिपक्व अवस्था में होता है या कच्ची अवस्था में होता है तो उसके अंदर ना वो नली के समान दिखता है। ठीक है, गोल, ऐसा बिल्कुल गोल पाइप की तरह वो दिखेगा। ठीक है, पाइप की तरह वो दिखेगा कपास। क्यों पाइप की तरह दिखता है? क्योंकि वो गोल दिखता है और उसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको कि क्या कहते हैं, सेप कहते हैं। एक तरल पदार्थ इसके अंदर भरा रहता है कच्ची अवस्था में। कपास में कच्ची अवस्था में एक उसके रेशो में उसका सेप कैसा होगा, तो गोल होगा, आपके पाइप के साथ, खोखला पाइप के समान, जिसमें क्या भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको कहते हैं सेप। समझ में आई बात? लेकिन जब सूख जाता है ना तो ये कैसा हो जाता है, इस जब सूख जाएगा तो ये मतलब एक फीते के समान, रिबन के समान हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अनधुरा काट में आपको दिख रहा है कि जब सूखने के बाद क्या हो रहा है, ये फीते के समान दिखने लगता है। ठीक है, लेकिन जब हम अनुदैर्ध्य काट में देखते हैं, अनुप्रस्थ काट में देखते हैं, यानी कि बीच से देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं, तो क्या होता है, वो अगर हम काटते हैं तो कच्ची अवस्था में कैसा दिखेगा, गोलाकार नली के समान। और जब पक जाएगा तो पका रहेगा जो मतलब आपका कॉटन, तो उसमें दिखेगा बल खाते हुए रिबन के समान दिखता है, चपटा दिखता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडल टेस्ट और ये हो गया क्रॉस सेक्शनल। इसको लॉन्गिट्यूडल टेस्ट कहते हैं और इसको क्रॉस सेक्शनल टेस्ट कहते हैं। समझ में आई बात? तो आप इस पर देख रहे हैं कि कपास कैसा दिख रहा है,
काटने जब ये कच्ची अवस्था में होती, पहले तो हम दो अवस्था की बात कर लेते हैं, कच्ची और पकी हुई अवस्था। कच्ची अवस्था में क्या होगी, जब कपास कच्चा है, गीला है, तो वो दिखेगा आपका गोल दिखेगा, ठीक है, गोल पाइप की तरह दिखेगा और उसमें आपको कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ नजर आएगा, कुछ लिक्विड नजर आएगा। उस लिक्विड को क्या कहते हैं, सेप कहते हैं। और जब वो सूख जाता है, यानी कि जब वो पक जाता है अच्छी तरह से, जब रेशे बनने के लिए तैयार होता है, तब उसको हम काट के देखते हैं कपास को, तो वो कैसा दिखेगा, वो किडनी बीन्स की तरह दिखता है ना। आपकी जो किडनी होती है या जो बीन्स हम खाने में यूज़ करते हैं, तो जो लिग्यूम होता है उसकी तरह ये दिखता है, ठीक है। और एक और बात इसमें है कि आपको जब इस पर अगर मस्चराइज किया जाएगा, कॉटन को जब मस्चराइज किया जाएगा, यानी कि उसमें मस्चराइजेशन भी एक परिचर्या होती है, तो मस्चराइज्ड कॉटन होगा, तो वो कैसा दिखेगा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो दिखेगा गोल दिखेगा, वो बीन्स की तरह नहीं दिखेगा। अनुप्रस्थ काट में यानी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में जब मस्चराइज कॉटन होगा तो वो गोल दिखेगा, ठीक है, वो गोल गोल दिखेगा, ना कि आपका बीन्स की तरह से चपटा दिखेगा। समझ में आई बात। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके अनुप्रस्थ काट की, यानी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी की। और लॉन्गिट्यूडल में कैसा दिखेगा, तो कपास को अगर हम लंबवत देखते हैं तो वो हमें बल खाते हुए फीते के समान दिखता है, ठीक है, पक्की अवस्था में बल खाते हुए फीते के समान दिखेगा। और ऐसे लंबे में देखेंगे तो लगेगा कि उसके अंदर कुछ द्रव भरा हुआ है, उस द्रव का क्या नाम है, सेप है। देखिए, अब यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी आपको कि कपास कैसा दिखेगा, तो चपटा, खुरदरा और फीते के समान दिखाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे परिवलय होते हैं। परिवलय मतलब कि उसमें जगह जगह पे कुछ लिक्विड भरे होते हैं, ठीक है, फोल्ड होते हैं, मतलब कि मोड़ होते हैं, ठीक है। परिवलय मतलब घुमावदार घुमावदार होता है, बल खाता हुआ होता है। रेशे में वलय होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हम बटाई कर सकते हैं। बटाई क्या होती है, रेशे में जब वलय होते हैं तो बटाई रेशों को करने में सहायक होते हैं। कपास के रेशे कच्ची अवस्था में क्या होते हैं, तो कच्ची अवस्था में उसकी संरचना भिन्न होती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि कच्ची अवस्था में कैसी होगी, कच्ची अवस्था में कपास कपास कच्ची अवस्था में क्या होगी, संरचना उसकी अलग होती है सूखी अवस्था से, क्योंकि उस समय वो कच्ची रहती है तो गोल दिखती है और उसमें नली के समान दिखाई पड़ता है, जिसमें कि तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सेप कहते हैं, सेप। और जब सूख जाता है, जब पक जाता है तो उसके अंदर वो सूख जाता है और तरल पदार्थ भी सूख जाता है, तब क्या होता है, वो नलिका नहीं दिखता है, फिर वो चपटा फीता के समान दिखता है, ठीक है। अब हम ऊन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ऊन को जब हम देखेंगे तो ऊन कैसा दिखेगा, ऊन को आप अनुप्रस्थ काट में यानी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में, ठीक है, अनुप्रस्थ काट यानी कि अनुदैर्ध्य काट की बात पहले कर लेते हैं। जैसे अनुदैर्ध्य काट में यानी कि लंबवत, लंबवत में कैसा दिखेगा ऊन, तो ऊन दिखता है खुरदरा, टेढ़ा मेढ़ा और बहुकोशिकीय संरचना वाला। आप देख पा रहे हैं क्या क्या है ये ऊन को हम जब देख रहे हैं, तो इस पे क्या है, इस पे आप देख रहे हैं स्केल्स है ना, इसके स्केल्स है, तो ऐसे ओवरलिपिंग किए हुए, ये क्या है, ये स्केल्स है ना, और एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। खुरद इसको टच करेंगे ऊन को तो आप कैसा लगेगा, खुरदरा लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखने में लगेगा। और बहुकोशिकीय यानी कि इसमें आप अगर हम उसके क्रॉस सेक्शनल स्टडी में देखेंगे तो बहुकोशिकीय, देखिए इसमें बहुत सारे कोषे हैं, है ना, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो बहुकोशिकीय संरचना होती है। और इसकी इसकी संरचना जब हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, यानी कि जब हम बीच से इसको काट के देखते हैं, तो ये तो बहुकोशिकीय दिख रहा है, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे कोशिकाएं हैं, है ना, बहुत सारे कोशिकाएं हैं, तो वो एक बहुकोशिकीय बात हो गई। और दूसरी क्या होगी, इसमें फिर परत भी दिखती है, तीन परत दिखती है। एक परत क्या है, बाहरी जो परत होता है एपिडर्मिस कहते हैं, बीच के परत को कॉर्टेक्स कहते हैं, और आपके सबसे बीच वाले परत जो होता है उसको मेंडुला कहा जाता है, ठीक है। ऊन को जब हम बीच से काट के देखते हैं तो वो कैसे दिखेगा, बहुकोशिकीय दिखेगा, यानी कि अनुप्रस्थ काट में जिसको कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं, उसमें कैसा दिखेगा, बहुकोशिकीय दिखेगा। आपके बहुत सारे कोशिकाएं दिख रही है इसके अंदर, दिख रही हैं, और इसके वो तीन लेयर में दिखेगा, ठीक है। पहले जो बाहरी लेयर होता है उसको एपिडर्मस कहते हैं, जो बीच जो उसके बाद मध्य लेयर होगा उसको कॉर्टेक्स, और सबसे जो अंदर का लेयर होता है उसको मेंडुला कहा जाता है। तो ये तो बात रहेगी आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी की। जब हम लंबे में देखेंगे तो लंबाई में कैसा दिख रहा है, आपको लग रहा है ना कि कुछ स्केल्स टाइप के हैं और एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, ओवरलिपिंग किया हुआ है, तो और ऐसा दिखेगा, खुरदरा दिखेगा और टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा।
समझ में आई बात? तो ये क्या है, ये ऊन के बारे में है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और ऊन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऊन कैसा दिखाई देगा, गोल आकृति का दिखाई देगा, और बाहरी किनारों पर ये क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, जिसके किनारे कैसे होते हैं, नुकीले होंगे, जिसके दोनों सिरे नुकीले दिखेंगे। बहुकोशिकीय संरचना वाला है, जिनमें कि 3 स्तर होते हैं, अभी हम बात कर चुके हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और मेंडुला की। ओके, नाउ नेक्स्ट सिल्क। सिल्क को जो हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो कैसा दिखेगा, सिल्क आप जानते हैं ना कि सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क हमें रेशम के कीड़े से मिलता है, और रेशम के कीड़े के नाक से 2 छिद्रों से 2 तो हमें निकलता है ना, वहाँ से जो पदार्थ पाया जाता है वही तो सूख जाने के बाद आपका धागा बनता है। तो देखिए, इसके जो ये अनुदैर्ध्य काट है, यानी कि लंबाई वाले काट में, लॉन्गिट्यूडल काट में कैसा दिखेगा आपको, बिल्कुल क्लियर इजीली दिख पा रहा है, इसके 2 यहाँ पे 2 आपके रेशेस में से निकलता है, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, सेरेसिन और फाइब्रिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेरेसिन और फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या है, प्रोटीन है, और सेरेसिन गोंद। रेशम के अंदर सेरेसिन गोंद पाया जाता है और फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। और जब हम लंबाई में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये लंबवत देखेंगे तो दिखेगा कि ये लंबा छड़ के समान है, ठीक है। कैसा है, बारीक है, सीधा, बिल्कुल बारीक, सीधा और चिकना, चमकदार दिखेगा, और ट्रांसपेरेंट भी दिखेगा, यानी पारदर्शी छड़ के समान दिखता है जब हम इसको लंबवत देख रहे हैं। लंबवत देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, बारीक तो दिख ही रहा है, सीधा भी दिख रहा है, चिकना दिख रहा है, चमकदार दिख रहा है, और पारदर्शी दिख रहा है, यानी ट्रांसपेरेंट छड़ के समान दिखता है, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, इसमें 2 आपको छिद्र भी वो दिखेंगे, जहाँ से आपके सेरेसिन और आपके फाइब्रिन निकलते हैं, ठीक है। ओके, अब ये बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इसके अनुप्रस्थ काट में। अनुप्रस्थ काट में कैसे दिखेगा, तो अनुप्रस्थ काट में बिल्कुल ये दिखेगा आपके ट्रायंगल शेप की तरह। देखिए, ट्रायंगल शेप की तरह इसकी जो दोनों जो जहाँ से निकलते हैं आपके सेरेसिन और फाइब्रिन प्रोटीन जो निकलता है सिल्क वॉर्म से, तो आपको उस तरह से दिखेगा कि ट्रायंगुलर शेप में, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कोष बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, ठीक है, कोशिकाएं बनी हुई हैं एक तरह से। ये तो बात हो गई रेशम की। अब देखिए, रेशम को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कैसा लगेगा, रेशम का रेशा 2 पृथक रेशों से मिलकर बना है। आप जानते हैं क्यों 2 पृथक रेशों से बना हुआ है, क्योंकि ये हमें जो रेशम का कीड़ा होता है उसके जो मुख, नाक से या मुख कह लीजिए, वहाँ से 2 होल होते हैं, और दोनों छिद्रों से ही निकलता है वो तरल पदार्थ, जिससे कि रेशम बनता है। तो और क्या होता है, मतलब कि पृथक रेशों से मिलकर बना हुआ दिखाई देगा, तथा इन दोनों के बीच में गोंद जैसा पदार्थ पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सेरेसिन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो दोनों रेशे होते हैं उसके सेरेसिन गोंद से आपस में चिपके होते हैं, ठीक है। सेरेसिन क्या करता है, इनको जोड़ने का काम करता है। गर्म पानी में अगर डालते हैं तो सेरेसिन अलग हो जाता है, और उसके बाद हमें रेशे मतलब सुंदर चमकदार रेशे हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रेशम कैसा दिखता है। अगर हम लंबवत काट में देखते हैं तो रेशम में पारदर्शी दिखलाई दे रहा है, चिकना दिखलाई दे रहा है, सीधा दिखलाई देता है, और उस पर कोई दाग धब्बा नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेलिन की। सॉरी, लेलिन। देखिए, लेलिन क्या है, तो लेलिन की भी प्रॉपर्टीज कॉटन की समान लगभग मिलती जुलती है, ठीक है। लेलिन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कॉटन के समान ही मिलती है। ये कैसा दिखेगा, तो ये आपका जब आप देखेंगे इसको अनुप्रस्थ काट में, तो गोल मतलब कि इसका शेप कैसा दिखेगा, कहेंगे इसको कि एक तरह से षटकोण की तरह दिखेगा इसका शेप, ठीक है। मतलब कि इसमें 6 कोण होंगे, बहुकोणीय इसको कह सकते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे है ना, बहुत सारे कोण हैं, इस तरह से ऐसे 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 करके, मतलब बहुत सारे इसमें कोण हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको बहुकोणीय आकृति का दिखता है। जब अनुप्रस्थ काट में देखते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, क्रॉस सेक्शन में, तो ये कैसा दिखेगा, बहुकोणीय दिखता है, बहुकोषीय नहीं, बहुकोणीय। आप इसमें देख पा रहे हैं ना, बहुत सारे कोणे हैं इसके, तो इसको कहते हैं ये अनुप्रस्थ काट में बहुकोणीय दिखेगा बिल्कुल। और कैसा दिखेगा इसमें, अगर हम लंबवत देखते हैं, यानी कि ये लंबाई में देखते हैं, लॉन्गिट्यूडल देखते हैं, तो ये कैसा दिखेगा, सीधा, और सीधा तो दिखेगा, और लेकिन बीच में उसके ना एक मतलब गांठ जैसे दिखाई देती है। ये देखिए, बांस के जो आप बांस का पेड़ देखा होगा, बैम्बू ट्री भी ऐसे होता है ना, ऐसे है, फिर यहाँ पे गांठ है, फिर ऐसे है, फिर एक गांठ है, ऐसे है, गांठ है, तो ये क्या है, ये बांस की तरह दिखता है, ठीक है। और ये बांस की तरह क्यों दिखता है, इसमें क्यों गांठ है, तो इसमें एक प्रोटीन ये पाया जाता है आपके, इसमें पेक्टिन पाया जाता है, ठीक है। पेक्टिन के वजह से ही इसमें क्या होता है, ये गांठें हैं,
किसमें, लेलिन में पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन की वजह से ये हमें बांस के समान दिखता है और बीच में हमें गांठ दिखलाई देता है अब इसके लॉन्गिट्यूडल काट में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। और देखिए, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लीलन का रेशा गोल, लंबा तथा दोनों किनारे नुकीले दिखलाई देते हैं। गोल दिखलाई देगा, लंबा, और दोनों किनारे उसके नुकीले दिखलाई देंगे। लीलन के रेशों में कुछ कुछ दूरी पर गोंद जैसा पदार्थ दिखलाई देता है जिसे पेक्टिन कहते हैं, है ना। इस पेक्टिन की वजह से ही तो गांठ है। ठीक है, कुछ कुछ हमने कहा ना कि ऐसा होता है, बांस की तरह, बांस ऐसा होता है, उसमें ऐसे ऐसे होते हैं, बीच बीच में ऐसे होता है ना बांस की तरह। तो ये क्या है, ये पेक्टिन की वजह से है, ये पेक्टिन की वजह से है। इसमें लीलिन में पेक्टिन होता है, इसकी वजह से गांठ जैसी संरचना बन जाती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये बांस के समान दिखलाई देता है। रेशे के मध्य भाग में नलिका होती है। पेक्टिन वाले स्थान के अतिरिक्त सभी स्थानों पर रेशा सीधा होता है। ठीक है, सीधा चिकना रहेगा। रेशों में रोए, घुमाव तथा लचीलापन नहीं होता है। यह सीधा, चिकना, सघन और चमकदार और कड़कीला, थोड़ा सा हार्ड मतलब टाइप का रेशा है। ठीक है, समझ में आई आपको बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेयोन की। रेयोन फाइबर क्या है? तो रेयोन तो क्या है, रेयोन एक आर्टिफिशियल फाइबर है ना। हम जानते हैं कि रेयोन क्या है, रेयोन एक आर्टिफिशियल फाइबर है। आपको आर्टिफिशियल फाइबर वाले में जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ाया था कि रेयोन क्या है, रेयोन एक आर्टिफिशियल फाइबर है, इसलिए कि इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, यानी कि कृत्रिम सिल्क भी रेयोन को कहा जाता है। और पहला मानवकृत फाइबर भी है, यानी कि मानव ने, इंसानों ने पहला जो फाइबर बनाया था मैनमेड फाइबर, तो पहला मैनमेड फाइबर कौन है, तो रेयोन है। पहला मैनमेड फाइबर रेयोन है, आर्टिफिशियल सिल्क रेयोन है। ठीक है, मानवकृत रेशा, पहला मानवकृत रेशा रेयोन है। और रेयोन क्या है, रेयोन में 50% सेलुलोज और 50% क्या होते हैं, केमिकल मिला के बनाया जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं सब बातें को कि 50% रेयोन में केमिकल होता है यानी कि रसायन, और 50% सेलुलोज होता है। सेलुलोज मत में क्या होगा, लकड़ी का बुरादा होगा, कागज होगा, कॉटन के लिंटर होंगे, ये बांस की लुगदी होगी, इन सब चीज़ों को मिला के और रसायन मिला के रेयोन बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि रेयोन को अगर हम लॉन्गिट्यूडल काट में देखेंगे, लंबाई में देखेंगे, तो शीशे के समान चिकना दिखता है। देख पा रहे हैं आप, शीशे के समान, इसमें कोई ये नहीं होता है, जॉइंट वगैरह नहीं होता है। शीशे के समान कैसा दिखेगा, चिकना दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिख जाता है। और अगर हम अनुप्रस्थ काट में देखेंगे, इसको हम अगर बीच से काट के देखेंगे, तो ये इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। देखिए, इसमें कोई निश्चित शेप नहीं, कोई भी एक जैसा नहीं है। तो कैसा, क्योंकि इसमें मैनमेड फाइबर है, इसलिए इसका अनुप्रस्थ काट में कोई निश्चित शेप नहीं होता है। लेकिन अनुदैर्ध्य काट में कैसा दिखेगा, शीशे के समान लंबा, चिकना और ट्रांसपेरेंट ये दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नायलॉन की। नायलॉन भी क्या है, नायलॉन तो 100% आपका केमिकल फाइबर है ना। नायलॉन 100% केमिकल फाइबर है, इसीलिए अनुप्रस्थ काट में भी क्या दिखेगा, वो बिल्कुल मतलब कि ट्रांसपेरेंट दिखता है। ठीक है, और अनुदैर्ध्य काट में उस लंबा दिखेगा, बिल्कुल छड़ के समान, बिल्कुल छड़ के समान लंबा ये दिखता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने हमारा था आपका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। हमने सूक्ष्मदर्शी परीक्षण देखा कि रेशे कैसे दिखते हैं, लंबाई में काटते हैं तो कैसा दिखेगा, और बीच से काट के उसको हम देखते हैं तो कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये सूक्ष्मदर्शी परीक्षण था। अब हम विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण देखते हैं। हर रेशे का अपना अपना एक विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण होता है। विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण के लिए क्या, कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के टेट्राक्लोराइड और एसिलीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसिलीन का यूज किया जाएगा। और लेकिन सभी के लिए अनुपात जो होता है, रेशियो जो होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग मिश्रण तैयार किया जाता है। अनुपात क्या होगा, अलग अलग होगा, कोई, क्योंकि रेशे अलग अलग हैं, इसलिए हम जो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे और एसिलीन लेंगे, उसका हम जो रेशियो भी अलग अलग होता है। ठीक है, और इसके लिए एक मशीन आती है, विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण के लिए एक मशीन आती है जिसको कहते हैं कैलिब्रेटेड हाइड्रोमीटर। कैलिब्रेटेड हाइड्रोमीटर से इसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। कैलिब्रेटेड हाइड्रोमीटर एक मशीन होता है जो कि विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण के टेस्ट में काम आता है। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो जाता है, इस मशीन में रेशे के विशिष्ट गुरुत्व में को तरल में डालकर परीक्षण किया जाता है। जो हमने तरल बनाया, जो लिक्विड बनाया, किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसिलिन का। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसिलीन का जो हमने लिक्विड बनाया, उसमें किस मशीन में रखेंगे, तो उसको कैलिब्रेटेड हाइड्रोमीटर नामक मशीन में हम डालेंगे रेसो को, उस घोल में डुबा के, किस घोल में, टेट्राक्लोराइड और एसिलीन के घोल में डुबा के, तब क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ठीक है,
टेस्ट में कैसे जानेंगे? तो यदि रेशे का गुरुत्व तरल के गुरुत्व से अधिक होता है तब रेशा उसमें डूब जाएगा, और अगर कम रहेगा तो रेशा उसमें तैरने लगेगा। ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो रेशे हैं उसके गुरुत्व क्या होते हैं? जैसे कपास का रेशा का गुरुत्व क्या है? 1.52। इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, 1.52 होता है कपास का। और किसका होता है? जो लीलन होता है, लीलन का 1.53। 5 कहीं कहीं आपको बुक में 1.52 भी मिल जाएगा। ठीक है, लीलन और कपास का गुरुत्व लगभग बराबर होता है। कपास का 1.52, लीलन का भी 1.52 या 53 ऐसे करके होता है। ठीक है। रेयन, रेयन का भी 1.52 है। तो कपास, लीलन और रेयन, इसका क्या होता है? जो रेयन होता है इसका सेम है गुरुत्व, है ना, विशेष गुरुत्व। पॉलिस्टर की बात कर लेते हैं। तो पॉलिस्टर जो सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर का गुरुत्व क्या होगा? 1.38। रेशम का गुरुत्व 1.25। ठीक है। नायलॉन का 1.14। एसीटेट का, एसीटेट एक कृत्रिम फाइबर है, 1.32। और एक्रिलिक का 1.11। देखिए मैंने उस अनुसार इसको सेट किया है जिससे आपको याद करने में सुविधा होगा। सबसे जो कपास का सबसे ज़्यादा है, फिर लीलन का और रेयन का बराबर है। उसके बाद पॉलिस्टर याद कर लीजिए। ठीक है, पॉलिस्टर के बाद आप याद कर लीजिए रेशम 1.25, रेशम से उससे कम हो जाएगा नायलॉन का, यानी कि और हल्का रेशा 1.14। उसके बाद एसीटेट 1.32। उसके बाद आपका एक्रिलिक 1.1। तो ये विभिन्न रेशों के क्या है? विशिष्ट गुरुत्व है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। बर्निंग टेस्ट, अब हम बात कर लेते हैं बर्निंग टेस्ट की। तो रेसों को जब हम जला के, इसको दहन टेस्ट कहते हैं, दहन परीक्षण। रेस, इसमें क्या कहता है? रेसों को जला के देखा जाता है कि जलने पर उसकी क्या, इसमें क्या किन किन बातों पर देखेंगे। जब रेसों को जलाएंगे तो हम दो तीन बातों पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं कि जलेगा तो रेसा का कैसा दिखेगा, लौ कैसा दिखेगा, यानी कि जब हम रेसों को जलाएंगे तो उससे आग जो निकलेगा वो कैसा दिखेगा, पीला दिखेगा या आग अच्छी तरह से लंबा जल रहा है या आग कम जल रहा है। इन सब बातों पर गौर किया जाता है। फिर हम देखेंगे जले हुए भाग का स्वरूप क्या होगा, यानी कि जो उससे ऐश बचा, जो राख निकला, वो कैसा निकला। फिर क्या देखेंगे कि जलने पर महक कैसी आती है। तो इन तीन बातों पर हम ध्यान देते हैं। रेसों का जब दहन परीक्षण करते हैं या बर्निंग टेस्ट करते हैं तो तीन बातों पर हम ध्यान देते हैं, यानी कि आग निकल रहा है तो बहुत तेजी से निकल रहा है या कम निकल रहा है या निकल ही नहीं रहा है, लौ कैसे निकल रही है, पीला निकल रहा है, लाल निकल रहा है। ठीक है, उस पर बात होती है। जले हुए स्वरूप क्या होगा, राख कैसा में निकलेगा, और जलने पे उसकी गंध कैसी आएगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि, एक मिनट, अब हम बात कर लेते हैं पहले कपास की। तो कपास को अगर हम जलाएंगे तो कैसा आएगा? देखिए कपास को अगर हम आग के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा? पहले तो वो झुलस जाएगा। ठीक है, झुलस जाएगा। फिर अगर अगर बिल्कुल अगर आपके आग के पास ले जा रहे हैं तो झुलसेगा कपास। उसके बाद क्या होगा? फिर बिल्कुल संपर्क में ले जा रहे हैं, मतलब आग में बिल्कुल लेके जा रहे हैं, आग पर रख रहे हैं तो तेजी से जलेगा, बहुत तेजी से जलता है। और क्या होगा? जब वो मतलब दूर हटा लेंगे भी ना, अगर आग से निकाल भी लेंगे, फ्लेम से निकाल भी लेंगे तो भी वो जलता रहता है, बुझता नहीं है। कपास की जो कॉटन का जो कपड़ा होता है उस पे क्या होगा? वो बहुत तेजी से जलेगा। और अगर हम आग के संपर्क से हटा भी लेंगे, यानी कि हटा देंगे आग के संपर्क से, तो भी वो क्या होगा? जलता रहेगा। गंध उसकी कैसी आएगी कपास की? तो कपास की गंध कागज के समान, जैसे कागज जलता है वैसा ही उसमें से गंध आता है, स्मेल आएगा जलने के ऊपर। और उसकी लौ कैसे निकलेगी, यानी कि जो फ्लेम होता है कैसे निकलेगी? तो पीला निकलेगा, पीला लौ निकलेगा। और ऊपर की तरफ क्या होगा? ऊपर की तरफ पीला होगा और नीचे की तरफ लाल होगा। जब आप कपड़े को जलाएंगे तो जब जहाँ से लौ ऊपर ऊपर की तरफ लौ निकलेगा ना, तो वो लौ कैसा होगा? पीला होगा। और नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो उसका रेड निकलेगा। राख कैसी होगी? तो हल्की होगी, फुरफुरी होगी और कागज के समान होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेशम को जलाएंगे तो कैसा होगा? रेशम को जब आग के पास ले जाएंगे तो पहले तो सिकुड़ेगा। ठीक है, और सिकुड़ेगा और धीरे धीरे जलेगा। जबकि कपास कैसे जल रहा था? कपास बहुत तेजी से जल रहा था, लेकिन रेशम क्या होगा? धीरे धीरे जलेगा। और क्या होगा? जब आग से दूर करेंगे तो जलना रुक जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, रेशम जलना रुक जाएगा। और उसकी फिर कैसी आएगी उसकी गंध? तो या आप तो बाल जलाते हैं या जानवरों के जो पंख, पंछियों के पंख होते हैं, उसके जलने से जैसी गंध आती है वैसे ही इससे गंध आएगी। ठीक है, राख कैसा होगा रेशम का? तो काली होगी, काली और गोल गोलकार, यानी कि गोल होगी, काली और कुरकुरी टाइप की होगी। ठीक है, कुरकुरी टाइप की दानेदार होगी। जो रेशम को जलाएंगे तो उसकी जो राख बचेगी तो काली, गोलदार और कुरकुरी दानेदार दिखेगी।
ठीक है। रंग कैसा होगा जलाने पर? तो पीले रंग का लौ निकलेगा उसमें से, जलाने पर पीले रंग का लौ निकलेगा। अब ऊन की बात कर लेते हैं कि ऊन में अगर हम दहन परीक्षण करेंगे, बर्निंग टेस्ट करेंगे, तो ऊन को अगर हम आग के पास ले जाएंगे तो वो सिकुड़ेगा। रेशम भी सिकुड़ रहा था, तो ये भी सिकुड़ेगा, ऊन भी सिकुड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों प्रोटीन फाइबर हैं। और जब आग से दूर करेंगे तो पहले तो जलेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बुझ जाता है। ठीक है, पहले जलता है फिर धीरे धीरे बुझ जाता है। और आग से जब नज़दीक दूर हटा देंगे, आग के फ्लेम के संपर्क से हटा देंगे तो जलना रुक जाएगा। सेम प्रॉपर्टीज कैसी है आपके रेशम के समान। राख कैसी होगी? तो राख आपकी लौ क्या होगा, उसमें फ्लेम हल्का होगा और पीला और नारंगी रंग का होगा। गंध कैसी होगी? तो बाल और पंख के समान। ठीक है, और राख कैसी बनेगी? तो काली और कुरकुरी। ठीक है, तो सेम आपका रेशम और आपका जो ऊन है, दोनों के सेम प्रॉपर्टीज, बर्निंग प्रॉपर्टीज सेम जैसे होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेयन की। रेयन जलेगा, रेयन को आग के पास ले जाएंगे तो पहले तो झुलस जाएगा, और आग के संपर्क में करेंगे तो बहुत तेजी से जलेगा। ठीक है, बहुत तेजी से जलेगा, और उसका जो मतलब फ्लेम निकलेगा तो बहुत मतलब कि दूर से ही जलने लगेगा। ठीक है, उसको हटा भी देंगे तो भी क्या होगा, जलेगा। गंध कैसी आएगी? तो कागज के समान। राख कैसी होगी? तो हल्की कारी भूरापन लिए हुए, हल्की होगी, मतलब कि पूरा काला नहीं होगा, हल्का काला होगा, जैसे ब्राउनिश टाइप का भूरापन लिए हुए। ठीक है, ग्रे टाइप का। लौ होगी चमकदार, चमकीला लौ होगा, जिसकी फ्लेम होगा चमकीला होगा, और पीला और नारंगी लिए हुए होगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये बर्निंग टेस्ट है, यानी कि विभिन्न रेशों को हम जला के देखेंगे तो जलाने पर वो कैसा जलेगा, जलने पर लौ कैसा निकलेगा, यानी उसमें जो फ्लेम होता है वो कैसा निकलेगा, पीला निकलेगा, नारंगी निकलेगा, या ये बहुत ऊंचा फ्लेम निकलेगा, या कम फ्लेम निकलेगा, उन बातों को जानते हैं। जले हुए स्वरूप कैसा होगा, यानी कि उसके एसेंस कैसे बचेंगे, राख कैसे बचेंगे, गोल होंगे या कागज के समान होगा, या फिर महक कैसी आएगी, जानवरों की पंख के समान आ रही है या बाल के समान आ रही है, कागज के समान आ रही है। इन सब बातों पर हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए वही बात है, यहाँ पे हमने लिख दिया था कि कपास के धागों में आग शीघ्रता से पकड़ता है तथा कागज के जलने जैसी गंध आती है। इसकी राख हल्की और फुरफुरी होती है, राख चिकना और धूसर रंग का होता है। लीलन की बात, लीलन जलने पर रफ्तार क्या होगा, सूती रेशों की अपेक्षा कम होती है। सूती रेशे तेज से जलते हैं, लेकिन लीलन उसकी जो रफ्तार होगी कम होगी। लीलन का रेशा कैसा है, भारी रेशा है, तो इसको जलने से, चलाने नहीं होगा यहाँ पे, जलाने से, जलाने से। ठीक है, इसको जलाने से गंध तथा राख कपास के समान ही होते हैं। अब पढ़ चुके हैं, आपको मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, ऊन की बात क्या है, ऊन को आग के समीप रखने से धीरे धीरे जलता है तथा इसे निकलने वाली लौ कैसी होगी, तो उसकी लौ छोटी होगी और कांपती सी होगी, मतलब कि कभी कभी बिल्कुल जैसे लग रहा है कि बुझ जाएगी, ऐसी होगी। वस्त्र को दूर करेंगे आग से तो क्या होगा, आग अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके जलने पर तीव्र जानतव गंध, यानी कि बाल जैसे जैसी गंध, जानवरों के बाल जलने की जैसी गंध आएगी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि पंख या बाल जल रहे हो। इसकी राख कैसी होगी, तो राख काली, फुसफुसी और टेढ़ी मेढ़ी होगी ऊन की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रेशम। रेशम को आग के समीप रखने से रेशम धीरे धीरे जलता है तथा हटा देने पर अपने आप बुझ जाता है। रेशम के जलने पर जानतव गंध आती है, और यह ऊन के समान तीखी नहीं होती है, लेकिन जानतव गंध आती है। रेशम क्या होता है, सल्फर रहित रेशा है। ये आप सब पॉइंट बात को याद कर लेंगे। रेशम कैसा है, रेशा है तो सल्फर रहित रेशा है। इसकी राख कैसी होगी, का ऊन के समान ही काली, फुसफुसी और दानेदार होती है। ऊन है यहाँ पे, ऊन। ठीक है, ऊन के समान, ऊन के समान, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज एक ही है, रेशम की और ऊन की, तो लगभग दोनों की एक ही जैसी दिखेगी राख। ठीक है, अब रेयन की बात कर लेते हैं। जो रेयन है, आग के समीप ले जाएंगे तो झुलस जाएगा तथा तेजी से उसके अगर संपर्क में आएगा तो बहुत तेजी से जलेगा। आग से दूर करने पर जलता है, और जलने की गंध कैसी आएगी, कागज के समान। इसकी राख हल्की काली भूरापन लिए होती है तथा लौ चमकदार और पीला नारंगी रंग के लिए हुए होता है। अब हम ऑयल टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑयल गिरा के टेस्ट करते हैं। ऑयल की 1-2 बूंद गिरा के कपड़े पर टेस्ट किया जाता है कि वो गिरने पर उसके कैसे मतलब सर्कल बनेंगे। देखिए, इस जो ऑयल टेस्ट है, ठीक है, तेल परीक्षण है, इस परीक्षण की कुछ सीमाएं हैं। ये सभी कपड़ों पर नहीं की जाएगी, ये सभी कपड़ों पर इसकी नहीं की जाएगी। इसकी क्या है, इसकी लिमिटेशन है। इस सभी जो जितने भी फैब्रिक होते हैं, सभी फैब्रिक पर ये टेस्ट नहीं किया जाता है। किस पे टेस्ट किया जाएगा, तो कपास और लीलन में अंतर जानने को के लिए किया जाता है, क्योंकि कपास और लीलन दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग बराबर है, तो उन्हीं दोनों में हमें अंतर जानना है।
ठीक है। तो उस अंतर को जानने के लिए हम ऑयल टेस्ट करते हैं। ये परीक्षण क्या किया जाएगा? इस परीक्षण के लिए वस्त्र पर एक बूंद तेल डालकर देखा जाता है और तेल के निशान बनने वाले धब्बे देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट है या यह है ट्रांसपेरेंट है या पारदर्शी है या अपारदर्शी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, इस बात को देखा जाता है। तो कैसे देखा जाएगा? कपास में जब अगर गिराएंगे कपास के रेशों पर, कपास जो कॉटन का रेशा है उस पर हम गिराएंगे तो तेल की बूंद गिराने से क्या होगा? ये धब्बा कैसे दिखेगा? अपारदर्शी और धुंधला दिखाई देगा। कपास पर तेल की बूंद गिराएंगे तो रेशा धब्बा कैसे बनेगा? अपारदर्शी, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और धुंधला दिखाई पड़ता है। लेकिन जब लीलन पे गिराएंगे तो धब्बा पारदर्शी बनेगा, ट्रांसपेरेंट बनेगा और तथा उसमें कुछ चमकीलापन भी होता है। ठीक है। तो ऑयल टेस्ट में हम किन दो रेशों का टेस्ट करते हैं? ऑयल टेस्ट में हम सिर्फ कपास और लीलन के अंतर को पहचानते हैं। ठीक है। उसके बाद इंक टेस्ट, इंक टेस्ट भी वही बात है। इंक टेस्ट के भी जो स्याही टेस्ट है इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, इसकी सीमाएं हैं। तो इसमें भी सिर्फ कपास और लीलन के अंतर को भी पहचानते हैं, उसको जानने के लिए किया जाता है। कपास, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि स्याही परीक्षण किन दो रेशों में किया जाता है, आपके तेल परीक्षण किन रेशों की को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे से क्वेश्चन आते हैं कि वो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किस रेशे में 3 परत होते हैं, तो उनमें होते हैं ना, उनमें हमने पढ़ा अभी ना कि एपिडेमस, कॉर्टेक्स और मेंडुला होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं एग्जाम में, तो आप सारे पॉइंट को बिल्कुल ध्यान देंगे। तो इंक टेस्ट भी क्या होता है? इंक टेस्ट भी कॉटन और लीलन के अंदर को जाना जाता है। इंक टेस्ट में भी सेम उसी तरह आपकी जो स्याही टेस्ट है ऑयल की तरह ही कि हम करते हैं, उसको इंक गिरा के देखते हैं। देखिए, इस परीक्षण में केवल कपास और लीलन के अंतर को हम जानते हैं। किसके? कपास और लीलन के अंतर को जानते हैं। कपास के रेशे पर एक बूंद स्याही डालकर देखा जाता है कि स्याही जैसे जैसे फैलती है उसका रंगत कम हो जाता है। यानी कि क्या होगा कि बीच में क्या होगा, अगर बीच में आप डालते हैं तो ये देखा जाएगा कि धब्बा जो है अंडाकार होता है, अर्थात धब्बे के मध्य भाग में रंग गाढ़ा होगा या किनारों पर। ठीक है, इस बात को पहचाना जाता है। तो अगर लीलन के वस्त्र पर स्याही की बूंद डालेंगे तो धब्बा क्या होगा? स्याही के कारण का एक समान फैलेगा। ठीक है, एक समान फैलता है। लेकिन कपास में ऐसा नहीं होता है। कपास में बीच में ज़्यादा कलर डाउन हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। जैसे मान लो एक बूंद गिरा है तो कपास में बीच में कलर होगा, इंक डार्क होगा और इधर फिर किनारे किनारे फैल जाएगा हल्का हल्का। ठीक है, लेकिन जब लीलन पे डालेंगे तो संपूर्ण धब्बा में ना, मतलब कि अगर पूरा हर जगह एक ही जैसा होगा, ऐसा नहीं हो कि बीच में गाढ़ा और बाकी की जगह किनारा, ऐसा नहीं होता है। लीलन में सब जगह धब्बा जो बनेगा एक ही जैसा बनता है इंक टेस्ट में। ठीक है, गोल, और धब्बा कैसा होगा? गोल होता है। अब हम केमिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं, जो हम बात करते हैं कि रसायनों द्वारा परीक्षण, कि रसायन के द्वारा परीक्षण करेंगे तो कैसा होगा? देखिए, रसायन का टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? आपके एसिड और अल्कलाई का टेस्ट करते हैं, यानी कि क्षार और अम्ल का, है ना। क्षार और अम्ल से हम टेस्ट करेंगे किसका? केमिकल टेस्ट में रेशों का। तो जो प्राणीज्य रेशे होंगे, अगर केमिकल टेस्ट कर रहे हैं तो जो प्राणीज्य रेशे होते हैं, जो एनिमल से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, तो वो क्या होंगे? वो नष्ट हो जाएंगे। रेशा नष्ट, यहाँ पे नष्ट है। ठीक है, वो नष्ट हो जाएगा। जो आपके प्रोटीन फाइबर हैं या फिर एनिमल फाइबर हैं, वो क्या होगा? क्षार के संपर्क में, अल्कलाई के संपर्क में वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वनस्पति जो है आपके, जो पेड़ पौधे से मिल रहे से, जो वनस्पतियों से मिलते हैं, वो क्या होगा? अप्रभावित होगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रभावित, यहाँ पे अप्रभावित होगा। ठीक है, उसके बाद अम्ल से क्या होता है? तो अम्ल से वानस्पतिक रेशे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अम्ल से क्या होगा? वानस्पतिक रेशे नष्ट हो जाएंगे और प्राणीजीय क्या होंगे? वो अप्रभावित होंगे। तो जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि अम्ल से क्या हो रहा है? वानस्पतिक रेशे नष्ट हो रहे हैं और क्षार से कौन नष्ट हो रहा था? तो प्राणीजीय नष्ट हो रहा था। ठीक है, जस्ट अपोजिट इनका है। ऊन का फिर क्या करेंगे? ऊन को टेस्ट करने के लिए, केमिकल टेस्ट करने के लिए हम रेशम और ऊन के अंतर को यहाँ पहचानते हैं। उसको करने के लिए क्या किया जाएगा? इस टेस्ट में ठंडे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रेशम क्या होगा? घुल जाएगा, यानी कि उसमें बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, मतलब उसकी कमज़ोर हो जाएगा और रेशे बिल्कुल मतलब क्या बोलेंगे, रेशा कमज़ोर होकर टूटने जैसा हो जाएगा। और ऊन क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में वो फूल जाएगा, उस पर ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, बस वो फूला फूला सा महसूस दिखेगा। ठीक है, लीलन और कपास के अंतर को कैसे जानेंगे? तो कास्टिक सोडा के घोल में कपास कैसा दिखेगा? कास्टिक सोडा के घोल में डालेंगे तो कपास सफ़ेद रंग का दिखेगा। ठीक है, और लीलन कैसा दिखेगा? लीलन पीला दिखेगा। लीलन और कपास के जब हम केमिकल टेस्ट करते हैं जानने के लिए अंतर, तो कपास कास्टिक सोडा से करते हैं। पहले तो हम कास्टिक सोडा से कर रहे हैं,
ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रासायनिक परीक्षण में लीलन और कपास का अंतर जानने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है, तो कास्टिक सोडा का। और ऊन और रेशम के को अंतर जानने के लिए ठंडे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, ठंडे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रेशम क्या हो रहा है, घुल जाएगा, ऊन फूल जाएगा। और लीलन क्या हो रहा है, कास्टिक सोडा के घोल में डालने से आपका कपास सफेद रंग का दिखेगा और लीलन कैसा दिखेगा, पीला दिखेगा। ठीक है, ओके। अब हम आयोडीन और जिंक क्लोराइड के घोल में उसको डुबाएंगे कपास को, तो कैसा दिखेगा, आयोडीन और जिंक क्लोराइड के घोल में डुबाएंगे कपास को, तो कपास दिखेगा लाल बैगनी, मतलब बैगनी बिल्कुल लाल लिए हुए, हल्का सा लाल कलर लिए हुए। और लीलन कैसा दिखेगा, लीलन नीले बैगनी रंग का दिखेगा। समझ में आई बात, नीलन का रेशा नीले बैगनी रंग का, किस घोल में, आयोडीन और जिंक क्लोराइड के घोल में। और कपास कैसा दिखेगा, बैंगनी रंग का दिखेगा। तो ये क्या है, ये रासायनिक परीक्षण है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये रासायनिक परीक्षण। इसके अलावा अब बहुत सारे और परीक्षण होते हैं, जैसे कि तंतु तोड़ परीक्षण की बात कर लेते हैं। तंतु तोड़ परीक्षण में क्या होगा कि रेशों को तोड़ कर दिखाया जाता है, फाइबर को क्या किया है, तोड़ के दिखाया जाएगा। तो जैसे कि कपास की बात कर लेते हैं तंतु तोड़ परीक्षण में, तो कपास को अगर हम खींचेंगे, एक बार खींचेंगे तो सरलता से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और टूटे हुए सिरे उसके कैसे दिखेंगे, तो फुज्जीदार दिखेंगे, दोनों सिरों पर छोटे छोटे रेसे ब्रश की तरह, जैसे ब्रश में निकला होता है ना, ब्रश में आप जो ब्रश करते हैं पेंट वाला ब्रश, तो ऐसे ऐसे रेसे निकले होते हैं। तो कपास में भी ना ऐसे ऐसे फुज्जीदार रेसे दिखेंगे और ब्रश के समान उनके रेसे दिखेंगे। ठीक है, बिखरे हुए से ऐसे तोड़ने पर प्रत्येक जो सिरा होगा वो क्या होगा, घुमा हुआ रहेगा, मतलब मुड़ा हुआ ऐसे ऐसे रहेगा, ब्रश मुड़ जाएगा सिरा ऐसे। तो ये क्या होगा, कपास को तोड़ने पर दिखेगा। उसी प्रकार लीलन को जब तोड़ेंगे तो लीलन तो एक तो कपास से ज़्यादा की तुलना में वो बहुत आसानी से नहीं टूटते हैं, यानी कि थोड़ा सा मजबूत लगाना पड़ता है उसमें तोड़ने के लिए। टूटे हुए रेशे कैसे होंगे लीलन के, तो लीलन के जो टूटे हुए रेशे होंगे वो असमान होंगे, यानी कि एक बराबर नहीं होंगे, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा ऐसे करके, मतलब वो रेशे उसके टूटे हुए जो कोने होंगे उसके असमान होंगे। और कैसे होंगे, लेकिन सीधा होगा। और कपास में कैसा हो रहा था उसका, वो झुका हुआ मुड़ा हुआ सा बन रहा था, है ना, समझ में आई बात। उसी प्रकार आप ऊन को तोड़ेंगे तो ऊन के रेशे जब तोड़ेंगे तो घुमाव लिए होंगे, लहरदार होंगे और सर्पिल होंगे, कर्व जैसे होंगे ऊन के ऐसे रेशे। ठीक है, तो ये क्या थे, ये मतलब आपके तंतु को तोड़ के परीक्षण किया जाता है। उसी प्रकार सिल्वर परीक्षण है ना, ये सिल्वर परीक्षण करके देखा जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे परीक्षण होते हैं, जैसे कि बाह्य आकृति, इसको टच करके कि कपास को टच करेंगे तो कैसा रहेगा, छूने में ठंडा महसूस होगा, खुरदरा लगेगा, सख्त लगेगा, फूजदार लगेगा, इसको कहते हैं बाह्य आकृति परीक्षण। कपास की बाह्य आकृति परीक्षण में कपास कैसा दिखेगा, एक तो देखने में भद्दा दिखेगा, ठीक है, उसमें कोई अपना चमक तो होता नहीं है। मर्सराइज जो कॉटन होता है, जिसको मर्सराइज परिसज्जा की जाती है, मर्सराइजिंग की जाती है, उसमें बहुत अच्छा चमक होता है। लेकिन जो कपास का जो सादा कपास होगा उसमें कोई चमक नहीं होता है, वो दिखने में भद्दा दिखेगा, छूने में ठंडा लगेगा और सख्त, लेकिन खुरदरा और फुज्जीदार, चमक नहीं होगी। ठीक है, और उसी प्रकार लीलन को अगर हम इस बाह्य आकृति परीक्षण करेंगे तो लीलन के रेशे कैसे दिखेंगे, छोटे और रोएदार दिखेंगे और मुलायम दिखेंगे। रेशम, प्राकृतिक रेशम में रेशम कैसे दिखेगा, तो हल्का लंबा चमकदार, फुज्जी उसमें नहीं होंगी, बल्कि सीधे होंगे। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये मतलब आपके परीक्षण बाह्य आकृति परीक्षण। तो इस प्रकार जो मेन परीक्षण होते हैं जो एग्जाम में स्पेशली आते हैं, ठीक, उससे क्वेश्चन बनते हैं, उस परीक्षण को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे परीक्षण हैं, हमने आपको बताया ना कि वस्त्र विधीन परीक्षण, वस्त्र को फाड़ के देखेंगे, कि फाड़ के देखेंगे तो उसकी आवाज़ कैसी आएगी और फड़ने में कितना मेहनत लगता है, इन सब टेस्ट को किया जाता है। ठीक है, सिल्वर परीक्षण देखा, दहन परीक्षण हमने पढ़ लिया हमने, फिर लंबाई और व्यास देखा जाता है। तो इस बहुत सारे परीक्षण हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य परीक्षण थे आपके, जो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।